अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 3 स्टडी करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को देखना है। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम की टाइप्स को देखेंगे जिनमें स्टैटिक और डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम शामिल है। देन हम डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम की ग्राफ की मदद से एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। द केमिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction becomes equal to the rate of reverse reaction जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हों या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक ही रेट के ऊपर चल रहे हो। सपोज 1 मिनट के अंदर अगर 10 रिएक्टेंट मिलके 10 प्रोडक्ट बना रहे हो और 10 प्रोडक्ट ही डिकम्पोज होके 10 रिएक्टेंट बना रहे हो, कब? जब रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट का क्या मतलब है? रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का ये जो फिनोमेना हो रहा होगा ये हमेशा ही क्लोज सिस्टम के अंदर हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स को इक्वल करने के लिए आप कुछ रिएक्टेंट ऐड कर दें या आप कुछ प्रोडक्ट ऐड करें। सिस्टम क्लोज रहेगा और क्लोज सिस्टम के अंदर ही जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, 1 मिनट के अंदर सपोज 10 रिएक्टेंट्स मिलके 10 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो 1 मिनट के अंदर ही 10 प्रोडक्ट्स डिकम्पोज होके दोबारा क्या बना रहे हो? 10 रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि आप उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर मजीद खुद से कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऐड ना करें। एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन जो आपने रिएक्टेंट्स ऐड किए थे उन्हीं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एक दूसरे के बैलेंस पे आने दें। अब आते हैं टाइप्स पे। ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमने बात की कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स ये कौन कौन सी सूरत में एक दूसरे के इक्वल आता है? तो सबसे पहले इसकी टाइप है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और सेकंड वन इसकी टाइप है डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम इनकी डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? व्हेन रिएक्शन ceases to proceed, जब रिएक्शन आगे बढ़ना बंद हो जाए, एक खास पॉइंट पे जाके रिएक्शन स्टॉप हो जाए। जब रिएक्शन एक खास पॉइंट पे स्टॉप हो जाए यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हो, तो उस पॉइंट के ऊपर जो इक्विलिब्रियम आता है, बैलेंस आता है, हम उसको क्या नाम देते हैं? स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सपोज हमारे पास ये एक दीवार है, अब इस दीवार पे जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, सपोज इसके ऊपर एयर का एक खास प्रेशर है जो एक्सर्ट हो रहा है, लेकिन हवाओं के चलने के बावजूद भी ये दीवार गिर नहीं रही। ये दीवार किस वजह से नहीं गिर रही?
कि जितनी फोर्स एयर इस दीवार के ऊपर लगा रही है उतनी ही फोर्स के साथ दीवार उस हवा की फोर्स को नलीफाई कर रही है। एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो जिसकी वजह से हवा के इफेक्ट को ये क्या कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स को क्या कर रहा है, नलीफाई कर रहा है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। रिएक्शन मजीद आगे नहीं बढ़ रहा, रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, रिएक्शन एक जगह रुक गया है, जिसकी वजह से ये दीवार अपनी जगह पे खड़ी रहती है। अगर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा तो क्या होगा कि तेज हवाओं के चलने से दीवार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। जब एक साइड का रिएक्शन बढ़ जाएगा, सपोज एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें कि हवा जो फोर्स लगा रही है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, और दीवार जो फोर्स लगा के खुद को बैलेंस कर रही है वो क्या है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो जब तक रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स एक दूसरे के इक्वल रहेंगे तो दीवार खड़ी रहेगी। जब हवा का प्रेशर बढ़ेगा और दीवार की मजबूती कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिवर्स यानी कि दीवार की जो फोर्स है वो कम होगी, तो दीवार ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, जितनी भी फोर्सेस लग रही होती हैं वो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, बैलेंस करती हैं। उनके बैलेंस की वजह से रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता। मैं यहां पर केमिस्ट्री की रूह से भी एक आपको एग्जांपल कोट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल Na, इस पे चार्ज क्या होता है, +1, Cl, इस पे चार्ज क्या होता है, -1। जब आप ओवरऑल लिखते हो तो क्या लिखते हो, NaCl। रीजन क्या होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के चार्जेस को क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं। रीजन क्या, कि जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, दैट्स व्हाई NaCl इज रिटन एज न्यूट्रल विद नो चार्ज। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम भी केमिकल इक्विलिब्रियम की ही एक टाइप है, और इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of reverse reaction, but both of these reactions, forward and reverse, proceed opposite in direction। और इस केस में क्या होता है, रिएक्शन रिमेन्स कंटिन्यू, रिएक्शन जारी रहता है। मगर होता क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, और रिएक्शन क्या रहता है, जारी रहता है। अब यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है, यहां पर ये समझाना ये चाह रहा है कि एक केस क्या था कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, एक दूसरे को नलीफाई कर रहे थे, कैंसल आउट कर रहे थे। बट यहां पर क्या है कि कैंसल आउट नहीं कर रहे, रेट ऑफ फॉरवर्ड भी कंटिन्यू है और रेट ऑफ रिवर्स भी कंटिन्यू है, बट उन दोनों का रेट एक जितना आ गया। जैसे कि मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में बात की कि 1 मिनट के अंदर अगर 10 रिएक्टेंट मिलके 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 10 प्रोडक्ट 1 मिनट के अंदर डिकम्पोज होकर दोबारा क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट। तो यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम है। अब विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम समझते हैं कि डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसको मैं यहां पर कोट करना चाहूंगा। वो एग्जाम्पल क्या है कि जब हम H2 प्लस I2 इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के तहत ये बनाते हैं 2HI। मैं दोबारा से दोहरा देता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड में क्या होता है, रिएक्टेंट्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं,
प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो रिएक्टेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट्स। और ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं R फॉर रेट, स्मॉल f फॉर फॉरवर्ड। तो RF का मतलब क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो मैं यहां पर RF लिखता हूं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? कि रिएक्टेंट्स आपस में मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब आपने रिएक्शन को स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करने में क्या हुआ था? ये आपके पास रिएक्शन विजल है। इस रिएक्शन विजल के अंदर जब आपने रिएक्शन को प्रोसीड करवाया तो शुरू में क्या था? सिर्फ और सिर्फ आयोडीन I2 के मॉलिक्यूल्स थे और उसके साथ क्या थे? हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स। ब्लैक कलर से मैंने हाइड्रोजन को शो किया है और ब्लू कलर से आयोडीन को शो किया है। तो शुरू में आपके पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर I2 और H2 मौजूद थे, यानी कि इनिशियल स्टेज पे सिर्फ क्या मौजूद थे? रिएक्टेंट्स मौजूद थे, कोई प्रोडक्ट नहीं थे। जब कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं थे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी नहीं था, बिकॉज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा होता है? प्रोडक्ट्स पे। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा होता है? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स पे। शुरू में जब सारे के सारे रिएक्टेंट थे तो रिएक्टेंट आपस में मिले और उन्होंने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा मिकदार में मौजूद थे तो ज्यादा तेजी के साथ मिले और प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया। तो शुरू में क्या थे? सिर्फ रिएक्टेंट थे। इस वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? मैक्सिमम पॉइंट पे है। ये हमने इस एक्सेस के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन को लिया है, तो ये देखिए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपनी मैक्सिमम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, बिकॉज उस वक्त रिएक्शन मिक्सर के अंदर सिर्फ क्या मौजूद है? रिएक्टेंट्स मौजूद हैं। अब ये रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाते जा रहे हैं? प्रोडक्ट्स। और आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स की मिकदार कम होती जा रही है। रिएक्टेंट्स की मिकदार क्या होती जा रही है? कम। दूसरी तरफ क्या? प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स थोड़ी देर के बाद क्या होंगे? एक दूसरे के साथ कोलाइड करके ब्रेक डाउन होना शुरू होंगे और इस तरह 2HI ये ब्रेक डाउन होके क्या बनाएगा? H2 प्लस I2। अब इनिशियल टाइम जब हाइड्रोजन और आयोडीन थे तो उस वक्त प्रोडक्ट्स जीरो थे, तो इस वजह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन RF, ये मैं इसको यहां पर भी लिख देता हूं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, स्मॉल r के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो शुरू में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या था? जीरो पे था। ये देखें ओरिजिन पॉइंट जीरो पे, ग्राफ का जो ओरिजिन पॉइंट होता है यहां पर जीरो वैल्यू कंसीडर की जाती है। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जीरो है, बिकॉज इनिशियल स्टेज पे तो सिर्फ रिएक्टेंट मौजूद है। तो रिएक्टेंट जब मौजूद है तो इस वजह से कोई भी प्रोडक्ट ना होने की वजह से रिवर्स रिएक्शन भी नहीं है। तो शुरू में क्या था? रिवर्स रिएक्शन जीरो था, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते गए तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ती गई। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ते गए तो ये लाइन ऊपर की तरफ आ रही है। अब यहां पर देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कम होती जा रही है और रेट ऑफ रिवर्स की वजह से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ती जा रही है। एक वक्त ऐसा आया कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल आ गया। जितने रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे थे उतने ही प्रोडक्ट डीकंपोज होके क्या बना रहे थे? रिएक्टेंट। तो ये जो हमारे पास फेज है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इनिशियल स्टेज पे सिर्फ हाइड्रोजन और आयोडीन थे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा था, बिकॉज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते गए तो रिएक्टेंट्स कम होते गए और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कम होता गया।
लेकिन जो प्रोडक्ट बनते गए तो प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ज्यादा होता गया, और एक वक्त ऐसा आया कि डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम आया, और इस डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब यहां पे प्रोसेस क्या हो रहा है, H2 प्लस I2, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 2HI। अब डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि सपोज H2 और I2 पर मिनट 1 मिनट में अगर 10 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, 10 प्रोडक्ट्स 1 मिनट के अंदर, H2 और I2 मिलके कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, 10 प्रोडक्ट्स, तो 2HI भी 1 मिनट के अंदर 10 ही रिएक्टेंट्स बना रहे हों। इस पॉइंट पे जब रेट ऑफ फॉरवर्ड जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उतने ही रिएक्टेंट भी बन रहे हों, इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम जब आता है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि वो रिएक्शन स्टार्ट होते साथ ही आ जाए, सम टाइम रिएक्शन के बिल्कुल शुरू में आ जाता है, सम टाइम आफ्टर कुछ टाइम लेके, और बाज़ बात ऐसा होता है कि डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम आने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है, और इन तीनों कंडीशंस को हम चैप्टर के एंड के ऊपर डिटेल में स्टडी करेंगे। यहां पर हमारा कंसर्न ये है कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स बिकम्स इक्वल टू ईच अदर एंड बोथ rate of forward and reverse proceed opposite in direction, reaction remains continue, then it is known as dynamic chemical equilibrium। अब बात करते हैं कि ये जो मैंने कई बार वर्ड यूज किया है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स, तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो अब हम यहां पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच reactants react to form products is called forward reaction, and a type of reaction in which products react to form reactants is called reverse reaction। ये फॉरवर्ड और रिवर्स की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन को अगर मैं देखूं तो फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि आपके पास हमेशा लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, मैं इसके लिए आर यूज कर रहा हूं, और राइट पे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स। तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। दूसरी जानिब अगर मैं रिवर्स की बात करूं तो इट प्रोसीड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब लेफ्ट पे आपके पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स, तो P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये किस जानिब जाता है, राइट की जानिब। राइट पे क्या है, रिएक्टेंट्स। इनिशियल स्टेज पे चूंकि हमने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सिर्फ रिएक्टेंट्स ही ऐड किए होते हैं, तो इस वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एट मैक्सिमम। शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, निग्लिजिबल होता है। निग्लिजिबल होने के पीछे रीजन क्या है कि शुरू में रिएक्टेंट्स होने की वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन तो मैक्सिमम हो गया, बट एट इनिशियल स्टेज क्योंकि प्रोडक्ट्स कोई है ही नहीं, तो इस वजह से रिवर्स रिएक्शन नहीं प्रोसीड होगा, जिसकी वजह से हम क्या कंसीडर करते हैं कि रिवर्स रिएक्शन क्या है, निग्लिजिबल है, यानी कि तकरीबन ना होने के बराबर है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं।
अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को देखूं तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन ग्रेजुअली, जबकि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, बिकॉज जैसे जैसे रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते जाते हैं वैसे वैसे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करती जाती है। तो जैसे जैसे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या करता जाएगा, डिक्रीज। यहां से एक बात आपने अपने जहन में रख लेनी है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। जितने ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, अगर रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा होगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कम होगी तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा। और आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि जिन चीजों में डायरेक्ट रिलेशन हो तो अगर एक चीज कम हो तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, अगर एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस रिलेशन को आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं रेट ऑफ रिवर्स की जानिब। तो रेट ऑफ रिवर्स के बारे में मैंने क्या कहा, इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली। यहां पर भी इस रिलेशन को आपने याद रखना है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन या इनका एक्टिव मास डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इन दोनों रिलेशंस को आपने अच्छी तरह से याद रखना है, बिकॉज आगे हम रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स के ऊपर बहुत डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। अब यहां से देखें कि अगर रिएक्टेंट्स की मिकदार बढ़ाई तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ा। स्लोज डाउन ग्रेजुअली, बिकॉज जैसे जैसे रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं तो रिएक्टेंट की मिकदार कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट कम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम। अब रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती गई रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या होता गया, बढ़ता गया। अब यहां तक आज हमने कॉन्सेप्चुअली इस सारे को स्टडी कर लिया है। अब देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये जो आज का टॉपिक है इसको आपने बारहा सुनना है वेब पोर्टल के ऊपर, ताकि आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये आपसे कैसे पूछा जाता है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखनी है और सिर्फ टाइप्स की हेडिंग दे के ये 2 पॉइंट्स लिख देने हैं, नीचे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है जब आपसे क्या पूछा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन। स्टैटिक इक्विलिब्रियम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कई मर्तबा पूछा जाता है। डिफाइन स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम, गिव एग्जांपल। तो आपने एग्जांपल के साथ इसकी डेफिनेशन को कोट करना होता है। मैंने आपको एक्स्ट्रा एक एग्जांपल समझाई है सिर्फ आपके फूड फॉर थॉट के लिए, बट आपने जो बुक में एग्जांपल दी गई है उसी को ही प्रेफर करें और उसी को कोट करें। थर्ड वन, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे क्या पूछा जाता है, डिफाइन डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी कई मर्तबा पूछा है, राइट अ नोट ऑन डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले डेफिनेशन
डेफिनेशन के बाद विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इस सारे को समझाना होता है, और ये इक्वेशंस जो मैंने 3 दी हैं इन इक्वेशंस को भी आपने क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। एट द एंड एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कई मर्तबा पूछा गया है। बाकी डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पूछा जाता है एज अ एमसीक्यूज। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन भी आपसे इसकी डायरेक्शन एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जा सकती है। इनिशियल स्टेज पे कंसंट्रेशन के बारे में एमसीक्यूज आता है। एट इनिशियल स्टेज the amount of reactant is the rate of forward reaction is maximum, minimum, negligible, none of these। इस तरह का कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है। इन द सेम वे रिवर्स रिएक्शन के बारे में भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ये जो आज का सारा लेक्चर है ये आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से जब भी वो शॉर्ट क्वेश्चन उठाता है या लॉन्ग क्वेश्चन उठाता है तो ये वो ऐसा पार्ट है कि जिसमें से हर बार पेपर में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो इसलिए आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।